23 मार्च 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था, उस वक्त पेरिस में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। धमाका होने के बाद छानबीन हुई कि धमाका हुआ कहां से था। आसपास के जंगलों तक को छान मारा, परंतु कुछ हाथ लगा नहीं। ठीक 6 महीने बाद एक और धमाका होता है पेरिस के सेंट ग्रेविस चर्च के पास, और इस बार यह धमाका अति विकराल साबित हुआ। इस धमाके में तकरीबन 91 लोग मारे गए व सैकड़ों घायल हुए। यह धमाका कैनन से हो रहा था, यह तो तय था, परंतु किसी को भी वह कैनन नहीं मिला। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपने लगे और लोग इस कैनन को कंपेयर करने लगे राइटर जूल्स वर्न की किताब फ्रॉम द अर्थ टू द मून के फिक्शनल कैनन से, जो पृथ्वी से उसकी हिटिंग रेंज मून तक पहुंचती थी। खैर, फ्रेंच के लक अच्छे थे और उसी साल युद्ध खत्म हुआ। जर्मन्स की हार हुई। युद्ध तो खत्म हुआ, परंतु अब भी फ्रेंच के बीच उस खतरनाक कैनन की चर्चा खत्म न हुई। आगे चलकर पता चला कि इस हथियार का डेवलपमेंट क्रिप हैवी वेपन इंडस्ट्री ने किया था। इस इंडस्ट्री ने ऐसे तकरीबन 3 कैनन बना रखे थे। इस कैनन की 128 किलोमीटर जितनी लंबी रेंज थी, जिसके शेल्स तकरीबन 3 फीट जितने लंबे थे। इसके शेल्स तकरीबन 42 किलोमीटर की ऊंचाई तय कर सकती थी, जिसका आगे चलकर रिकॉर्ड वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन के V2 रॉकेट ने तोड़ा। इस सुपर गन को कैरी ट्रेन द्वारा किया जाता था। इस सुपर गन को तकरीबन 80 आर्टिलरी सोल्जर द्वारा मैनेज किया जाता था। युद्ध के अंत दौरान ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी ने कई बार इस सुपर गन को नष्ट करना चाहा, पर वे हमेशा अनसक्सेसफुल रहते। यह गन हकीकत में अपने आप फायरिंग दौरान नष्ट हुआ था कुछ यूं कि फायर करने के दौरान यह एक्सप्लोड हुआ, जिसमें 5 सोल्जर्स भी मारे गए। 3 में से बाकी के 2 सुपर गन का कभी कुछ पता ना चला। कहते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला था, तब जर्मन्स ने इन सुपर गन्स को छिपा दिया ताकि यह गन्स कभी किसी के हाथ ना लगे। इन बाकी के 2 गन्स का क्या हुआ वह कोई नहीं जानता था। कुछ कहते हैं कि इन गन्स को किसी गुफा में छिपा रखा है, वह कुछ कहते हैं कि इन गन्स को किसी माइन के अंधकार में हमेशा के लिए ढकेल दिया है। खैर, छिपाया कहीं भी हो, पर एक बात सच थी कि यह गन सिर्फ मिस्ट्री बनकर रह गए, सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्री। सुपर गन अब ऐसी मिस्ट्री बन चुकी थी जो कई सालों तक सॉल्व नहीं होने वाली थी, परंतु साल 1965 में बहुत कुछ बदलने वाला था। हुआ था कुछ यूं कि 1965 के साल एक जर्मन विमेन कनाडा में 37 वर्षीय साइंटिस्ट डॉक्टर जेराल्ड बुल्ट से मिलने आई। डॉक्टर जेराल्ड बुल्ट उस वक्त मैकगिल यूनिवर्सिटी के ऑल्टीट्यूड रिसर्च प्रोग्राम के इंचार्ज थे। वह महिला एक ब्लूप्रिंट लेकर उनके सामने आई, जो सालों के मिस्ट्री को लगभग सॉल्व करने वाला था। यस, यह ब्लूप्रिंट था द सुपर गन का। दरअसल यह ब्लूप्रिंट यह महिला के पास इसलिए था क्योंकि वे क्रिप इंडस्ट्री के डिसीज डायरेक्टर फ्रिट्ज रोसेनबर्गर की फैमिली मेंबर थी, और यह ब्लूप्रिंट उसे फैमिली आर्शीव से मिली। इस ब्लूप्रिंट में सुपर गन की डिटेल्स व उसे कैसे ऑपरेट करते हैं उसकी जानकारी थी। इस डिटेल्ड मैन्युस्क्रिप्ट ने डॉक्टर जेराल्ड बुल्ट के इमेजिनेशन को एक जोरदार आग दी। बात करें डॉक्टर जेराल्ड बुल्ट की, तो वे कितने शार्प व इंटेलिजेंट थे उसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 23 साल की उम्र में वे पीएचडी डिग्री प्राप्त कर कैनेडियन यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट स्टूडेंट टू होल्ड पीएचडी डिग्री स्टूडेंट बने। डॉक्टर जेराल्ड बुल्ट का यह सपना शुरुआत से था कि वे हमेशा सुपर गन बनाना चाहते थे कि जिसकी रेंज 300 माइल से ज्यादा हो और जो सैटेलाइट्स को आउटर स्पेस में लॉन्च करने की क्षमता रखता हो। यह मैन्युस्क्रिप्ट उनके लिए किसी गोल्ड डस्ट से कम न था, परंतु सुपर गन को बनाने के लिए सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट काफी न था, जरूरत थी ठोस फंडिंग्स की। फंडिंग के लिए आगे चल के यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट, इनफैक्ट जिस यूनिवर्सिटी में वे कार्यरत थे वहां से भी उन्हें फंडिंग्स मिलनी शुरू हुई। बुल ने इस प्रोजेक्ट के लिए अथक मेहनत की और एक अपने ही वर्जन का ट्रायल बेसिस पर गन बनाया। उसने जो गन बनाया वो 36 मीटर लंबा विथ कैलिबर ऑफ 424 मिलीमीटर था। इस सुपर गन को बनाने में तकरीबन 100 जितने इंजीनियर्स टेक्नीशियंस लगे। जेराल्ड बुल्ट ने शेल्स की जगह मिसाइल यूज करना चाहा।
उनके अनुसार अगर इस सुपर गन में मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए तो वे 200 पाउंड के मिसाइल को अप टू 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक फायर कर सकते हैं। बुल का यह गन अपने आप में ही एक बेहतरीन अचीवमेंट था। यह सुपर गन डेफिनेटली सक्सेस था। सब कुछ सही चल रहा था, परंतु यूएस गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग एकाएक रोक दी। इनके रीजंस पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल व क्लासिफाइड रहे। अपने मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर इस तरह के रोक ने डॉक्टर जेराल्ड बुल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उनके फ्रस्ट्रेशन का कोई लिमिट न रहा। उनका पूरा गुस्सा ब्यूरोक्रेट्स पर छलका। सिवाय गुस्से व घुटन के उनके पास कुछ नहीं रहा। कुछ समय के लिए जेराल्ड बुल ने आर्टिलरी शेल्स बनाए और उन शेल्स को इजराइल एक्सपोर्ट किया। जेराल्ड बुल को यहां तक ऑनररी अमेरिकन सिटीजनशिप से भी सम्मानित किया गया। जेराल्ड बुल की एक सबसे बड़ी समस्या थी और वह यह कि उनके जुबान पर उनका कोई भी कंट्रोल न था। ज्यादातर अपने सीनियर्स के साथ क्लैश होना, ऑफिशियल्स के साथ बदतमीजी उनके लिए आम सी बात हो गई थी। जेराल्ड बुल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रुकावट को भूल नहीं पा रहे थे। यह एक बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन था जो उन्हें फेस किया था। वे कुछ भी करके सुपर गन बनाना चाहते थे। उनके लिए सुपर गन बनाना एक ऑब्सेशन था जिस पर उनका खुद कोई काबू न था। अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड जेराल्ड बुल दूसरे प्रोजेक्ट व अलग ही रास्ते पर निकलने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने GC45 गन, जो उस वक्त के सबसे एडवांस गन में से एक थी, उसे बनाया। उस गन की रेंज अप टू 40 किलोमीटर तक की थी। बुल ने इस गन को ओपन रखा, यह स्टेट करके कि यह गन कोई भी खरीद सकता है, और देखते ही देखते उसने यह गन साउथ अफ्रीकन आर्मी को बेच दिया, यह जानते हुए कि यूनाइटेड नेशंस ने साउथ अफ्रीका को किसी भी तरीके का हथियार बेचने पर बैन रखा है। साउथ अफ्रीकन आर्मी ने यह हथियार अपने पड़ोसी दुश्मन एंगोलो के खिलाफ युद्ध में यूज किया। यहां तक जेराल्ड बुल ने इस गन को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस तक साउथ अफ्रीकन को बेच दिया। कई सोर्सेज के अनुसार CIA ने सीक्रेटली जेराल्ड बुल को इस डील में मदद की थी। यह न्यूज पब्लिक हुआ। UN सवाल पर सवाल करने लगा और मीडिया जब इस खबर को खोदने लगा तब जेराल्ड बुल के वही CIA फ्रेंड्स अचानक गायब होकर डॉक्टर जेराल्ड बुल को अकेले छोड़ गए। जेराल्ड वॉज ऑल अलोन टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। उन्हें तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स वापस लौटने का हुक्म मिला। डॉक्टर जेराल्ड बुल तुरंत US लौटे और उनका अच्छे से स्वागत वहां होने वाला था। डॉक्टर जेराल्ड बुल पर कोर्ट द्वारा मुकदमा चला। उन्हें इलीगल वेपन ट्रेड का दोषी पाया गया और 6 महीने के जेल की सजा हुई। 6 महीने जेल की सजा काटने के बाद जेराल्ड बुल कनाडा शिफ्ट हुआ। वहां पहुंचते ही उन्हें एक और झटका लगने वाला था। कनाडा में उन्हें $55,000 का जुर्माना हुआ। बैक टू बैक सजा व डाउनफॉल के चलते जेराल्ड बुल बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चले। गुस्से और कड़वाहटपन के अलावा उनके पास कुछ न रहा। वे एक नया स्टार्ट डेस्परेटली करना चाहते थे और इसी के साथ वे पहुंचे बेल्जियम, जहां उन्होंने यूनाइटेड गन पावर वर्क्स के साथ मिलकर एक नई कंपनी स्थापित की। नया जगह, नया काम तो था, परंतु वे अब भी सुपर गन को न भूले। वो कैसे भी करके गन बनाना चाहते थे, लीगल वे या इलीगल वे, चाहे जैसे भी अपने खोज को अंजाम देना चाहते थे। उनकी खोज शुरू हुई जो सुपर गन बनाने में उनकी मदद करे। इराकी डेविल सद्दाम हुसैन के रूप में उनकी यह खोज भी पूरी हुई। 80s का समय, यह वह समय था जहां इराक एक खतरनाक युद्ध छेड़ चुका था ईरान के खिलाफ। सबसे पहले सद्दाम हुसैन के गुड बुक्स में आने के लिए डॉक्टर जेराल्ड बुल ने उन्हें 200 GC45 गन स्मगल किया वाया पोर्ट ऑफ अकाबा, जो जॉर्डन में था। डॉक्टर जेराल्ड बुल की तरह प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन भी डीपली फ्रस्ट्रेटेड थे और उसका कारण था इजराइल द्वारा इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर में हुई बॉम्बिंग्स। इस बॉम्बिंग ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तो नष्ट किया ही, साथ ही नष्ट किया सद्दाम हुसैन के सालों का सपना। यह क्या कम था कि इजराइल ने स्पेस में सैटेलाइट्स तक लॉन्च करने शुरू कर दिए, यानी यह सद्दाम के लिए आग में फ्यूल डालने का काम हुआ इजराइल द्वारा। सद्दाम हुसैन पूरी तरह से जल भुन गए अपने बर्बादी और इजराइल के प्रगति को देखकर। तो बस जब दो बर्बाद लोग बर्बाद होते जा रहे थे तो उन्हें जरूरत थी एक दूसरे की, और इसी तरह डॉक्टर जेराल्ड बुल और सद्दाम हुसैन दोनों हाथ मिलाने वाले थे एक दूसरे के जरूरतों को पूरी करने के लिए। डॉक्टर जेराल्ड बुल ने सद्दाम से पहली मीटिंग में ही सुपर गन बनाने का वादा किया।
जेराल्ड बुल ने सद्दाम को यह आश्वासन भी दिलाया कि यह सुपर गन न केवल स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करेगा, बल्कि इसके टारगेट रेंज 1000 किलोमीटर तक की होगी। सद्दाम के लिए मानो यह सब कुछ था। इजराइल से बदला लेना तो था ही, उसके मन में यह ख्याल भी आया कि इस गन द्वारा वह इजराइल के हर कोनों में तबाही पहुंचा सकेगा। और यह वह वक्त था जब इजराइल की बर्बादी आस पड़ोस के देश तो ठीक, परंतु लगभग हर मुस्लिम देश देखना चाहती थी। और अगर इराक इजराइल को बर्बाद करता है तो यह इराक की न केवल जीत होगी, पर साथ ही साथ इस्लामिक देशों में उनका दबदबा भी बनेगा। सद्दाम ने तुरंत डॉक्टर जेराल्ड बुल का ऑफर स्वीकारते हर मुमकिन व नामुमकिन मदद करने का आश्वासन दिया। बुल ने फिर क्या, अपने ड्रीम और सद्दाम के इविल थॉट्स पर काम करना शुरू किया और इस सुपर गन बनाने के प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट बेबीलोन। बुल के प्लान अनुसार उनका बेबीलोन यानी सुपर गन 150 मीटर लंबा, जिसका वजन 2100 टन विथ अ कैलिबर ऑफ 1 मीटर था। परंतु बुल फाइनल सुपर गन बनाने से पहले एक छोटा प्रोटोटाइप बनाना चाहते थे फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इस स्मॉलर प्रोटोटाइप गन को नाम दिया गया बेबी बेबीलोन। यह बात अलग है कि यह बेबी बेबीलोन यानी प्रोटोटाइप गन भी 1918 के सुपर गन से बड़ा व घातक था। यह बेबी बेबीलोन 45 मीटर लंबा था। जब इसकी टेस्टिंग हुई तो यह सोचा था उससे भी ज्यादा घातक निकला। सद्दाम के आर्टिलरी कमांडर इस गन के टेस्टिंग से पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे पूरी तरह से खुश हुए इस गन को देखकर। वे सोच में पड़ गए कि जब प्रोटोटाइप गन इतना घातक व खतरनाक है तो एक्चुअल गन यानी द बेबीलोन प्रोजेक्ट कितना खतरनाक होगा। और यह बिल्कुल सच था। इराक के डेजर्ट में जो बेबी बेबीलोन का धमाका हुआ वह आने वाले धमाके के सामने तो कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ अपने सफल परीक्षण से डॉक्टर जेराल्ड बुल पूरी तरह से खुश थे और अब वे मेगा प्रोजेक्ट की ओर बढ़ने वाले थे। उन्होंने तुरंत काम करना शुरू किया। कैनन को बनाने के लिए सारे पार्ट्स को यूरोप के अलग अलग स्टील प्लांट से मंगाया जाने लगा। इस गन का मेन कंपोनेंट ऑफ कोर्स बैरल था। बुल इसे असेंबल ह्यूज स्टील ट्यूब से करना चाहते थे और यह ट्यूब्स इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड से ला रहे थे। यह ऑर्डर पास हो रहे थे ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि एक स्मार्ट मूव था। इराक पर कई तरह के इंटरनेशनल सैंक्शंस थे, खास करके स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के इंपोर्ट पर। और ऐसा भी नहीं है कि इराक पर सारे सामान डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहे थे। यह सारे सामान एक बार फिर वाया जॉर्डन से इंपोर्ट हो रहे थे। और यहां देखने वाली बात यह भी थी कि ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनीज इराक से डील कर रही थी वह नहीं जानती थी कि व्हाट इराक वाज अप टू, पर उनके लालच ने यह सब होने दिया। और लालच हो भी क्यों ना, आखिर पानी की तरह पैसे इराक बहाए जा रहा था। यह सारे पाइप्स को इंपोर्ट लाइसेंस मिल गया और बिना किसी ट्रबल के इराक पहुंचे जा रहे थे ये सारे सामान। डॉक्टर जेराल्ड बुल ने सारे टॉप टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को सिलेक्ट कर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। यह प्रोजेक्ट यानी बेबीलोन चल ही रहा था कि इसके साथ जेराल्ड बुल ने 2 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स इराक के लिए तैयार किए। इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन बेहद खुश थे डॉक्टर जेराल्ड बुल के परफॉर्मेंस से। जहां एक साइड इराक का मजबूत होना यानी दूसरी तरफ इजराइल पर संकट आना, और यह इजराइल और मुसाद दोनों को गवारा न था। इजराइल ने कई बार जेराल्ड बुल को वार्न किया ऑफ स्टॉपिंग द प्रोजेक्ट ही वाज ऑन टू, परंतु जेराल्ड बुल ने सिरे से इन वार्निंग्स को नकार दिया। सिर्फ मोसाद ही नहीं परंतु MI6 और CIA भी चिंतित थी जेराल्ड बुल के एक्टिविटी से। जाहिर सी बात है कि अगर सन की तानाशाह सद्दाम हुसैन के हाथों हथियार लगता है तो कुछ सही नहीं होगा, उल्टा से सब कुछ बद से बदतर होता चला जाएगा। डॉक्टर जेराल्ड बुल के दुश्मन लिस्ट में ईरान भी शामिल था। ईरान इराक युद्ध में इराक ने काफी तबाही मचाई थी जेराल्ड बुल के हथियार द्वारा। ऐसा नहीं कि जेराल्ड बुल को मालूम न था कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है, परंतु अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की सनक ने दुश्मनों द्वारा दी गई वार्निंग्स को भी नकारा। दूसरी तरफ वार्न कर रहे इजराइल को भी मालूम पड़ चुका था कि बुल ऐसे शांत नहीं होगा, उसे अलग तरह से शांत करना पड़ेगा। और इसी के साथ इंटेलिजेंस एजेंसी इस काम को अंजाम देने खुद कूद पड़ी। 1990 के दौरान कई बार जेराल्ड बुल के घर एजेंट्स घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देते और इस एक्ट द्वारा एजेंट्स यह चेतावनी देते कि वे उसके घर तक घुस सकते हैं। परंतु दूसरी तरफ जेराल्ड बुल भी ढीठ थे। इन सब मैसेज को इग्नोर कर इनडायरेक्टली वो भी मोसाद को कह रहा था कि वो रुकने वाला नहीं।
बुल ने डबल स्पीड में काम शुरू किया और प्रोजेक्ट बेबीलोन को पूरा करने में उसे अब कोई तरीका रोक नहीं सकता था सिवाय एक तरीके के। मार्च 22, 1990 बुल काम खत्म कर घर पहुंचा। घर का दरवाजा खोलने के लिए चाबी के लिए अपने जेब को टटोल ही रहा था कि मोसाद का एक एजेंट अंधेरे को चीर गोली चलाता है। 5 राउंड्स जेराल्ड बुल पर फायर कर उसे मौत के हवाले कर देता है। फादर ऑफ ग्रेट गन जेराल्ड बुल दम तोड़ हमेशा के लिए अब किसी और दुनिया में प्रोजेक्ट बेबीलोन को पूरा करने का सपना देखने वाला था। जाहिर सी बात है कि जेराल्ड बुल के मौत से हलचल हुई। वर्ल्ड प्रेस में कई स्पेकुलेशंस हुए किलर के बारे में। कईयों का कहना था कि असैसिनेशन CIA द्वारा हुआ है। यहां तक MI6 को भी असैसिनेशन का करता धरता बताया। परंतु कुछ ही दिनों बाद सबसे पर्टिकुलर बहस सामने आई कि इन सब के पीछे और कोई नहीं पर मोसाद ही है। जेराल्ड बुल के मौत के बाद जितने भी साइंटिस्ट जुड़े थे प्रोजेक्ट बेबीलोन से, वह एक एक करके दूरी बनाने लगे प्रोजेक्ट से। वे लोग भी सही थे। उस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस होना नामुमकिन था क्योंकि सारा प्लान जेराल्ड बुल के दिमाग में था। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर कब्जा किया तो इस प्रोजेक्ट के पाइप्स अल इस्कंदरिया जंग यार्ड में पड़े पड़े सड़ रहे थे। ये रस्टी पाइप्स और कुछ नहीं पर अब सिर्फ जेराल्ड के कभी ना पूरा होने वाले प्लान का बेकार हिस्सा थे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।